है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय यूपी टेट और सी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी ज्ञान श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज का जो विषय है वह है अव्यय के भेद। अव्यय के भेद आप लोगों के पाठ्यक्रम में देखेंगे, तो ये एक पॉइंट है अव्यय के भेद। आज अव्यय के भेद के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अव्यय पहले सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय की परिभाषा क्या है या अव्यय किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द ये वे शब्द होते हैं जो वाक्य में कभी नहीं बदलते, कभी भी ये बदलते नहीं हैं। लिंग, वचन, पुरुष या काल के प्रभाव से इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं। वे सब अव्यय कहलाते हैं। अगर इनको देखें कि शब्द कौन कौन से होते हैं, उदाहरण देखें तो और, लेकिन, धीरे धीरे, वाह, अरे, कब, क्यों, इन शब्दों को अगर देखें तो ये शब्द जो है वह चाहे लिंग हो या वचन हो या पुरुष हो या काल हो, किसी भी स्थिति में ये परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर आप लड़के की बात करेंगे तो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होगा, अगर लड़की की बात करेंगे तो भी उसी समय का इस्तेमाल होगा। अगर आप भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल किसी भी का चर्चा करेंगे तो भी वो शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं होंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदलते नहीं हैं या विकारी शब्द होते हैं, जैसे कि जब, तब, लेकिन, अरे, वाह आदि। इन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। इनके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, किंतु कुछ विद्वानों ने इसे 5 भेद बताया है। आइए मुख्य रूप से जो 4 भेद है उनको देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और जो 5वां माना गया है उसे निपात को माना गया है। निपात एक भेद है, उसको 5वां माना गया है। कुछ विद्वान इसे मानते हैं, बाकी बहुमत अगर देखा जाए तो वह 4 भेद की तरफ ही है, किंतु कुछ विद्वान निपात को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से अव्यय के 5 भेद होते हैं। मुख्य भेद 4 ही हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए देखते हैं। इन चारों भेदों के भी बहुत सारे उपभेद हैं। आइए इसे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, अगर पहले भेद के बारे में चर्चा करें तो पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अगर देखें, देखिए चारों भेद बहुत ही विस्तृत है क्योंकि इसके बहुत सारे उपभेद भी हैं। तो मैं प्रयास करूंगी कि एक वीडियो में एक ही भेद पे विशेष रूप से विस्तृत चर्चा हो, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर चारों या पांचों भेदों के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण जो इसका पहला भेद है उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में संबंध बोधक पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण को अगर देखें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर सामान्य परिभाषा देखा जाए तो यही होगा इसका कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखें, इसके लिए जो शब्द हैं कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना, इस प्रकार के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें अगर, तो कब आओगे, कहाँ पढ़ोगे, किधर जा रहे हो, कैसे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, इन सब में अगर देखा जाए तो अभी, कल, परसों, तब, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, बाहर, इधर उधर, उस ओर, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, भली भांति, यथाशक्ति, थोड़ा बहुत, काफी, पर्याप्त, अगर इन शब्दों को देखा जाए तो ये सब जो है वह क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य
का स्थान बताते हैं। जो भी क्रिया विशेषण होने वाले कार्य के, किसी भी कार्य के होने के स्थान को बताते हैं, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस ओर चलिए, वह भीतर सोता है, यहाँ से वहां तक पानी ही पानी है। इन शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ, इस ओर, भीतर, यहाँ से वहां तक, ये शब्द जो है वह क्रिया के स्थान को बता रहे हैं। ये शब्द जो भी है, यहाँ, इस ओर, भीतर, यहाँ से वहां तक, ये क्रिया के स्थान को बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, उस स्थान को बता रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी तीन भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी अगर देखें तो इसके भी तीन प्रकार हैं। पहला है स्थितिवाचक, दूसरा है दिशावाचक, तीसरा है विस्तारवाचक। स्थितिवाचक में अगर देखा जाए तो यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, जहां, कहाँ, बाहर, भीतर, ये शब्द जहां आएंगे वह स्थितिवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थितिवाचक स्थान वाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर दूसरा देखें दिशा वाचक, तो इसमें इधर, उधर, किधर, जिधर, दाहिने, बाएं, इस ओर, ये शब्द जहां आएंगे वह दिशावाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है विस्तारवाचक। विस्तारवाचक मतलब हो गया यहाँ से वहां तक या वहां से यहाँ तक। ये जो होगा ये विस्तार को बता रहा है, किसी इसने भी स्थान के विस्तार को बता रहा है, तो ये यहाँ से वहां तक जो होगा वह विस्तारवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा जो इसका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो पहला मुख्य भेद है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसके तीन भेद हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक और विस्तारवाचक। अब क्रिया विशेषण के जो दूसरा मुख्य भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अगर चर्चा करें तो जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। देखिए, उदाहरण अगर देखें तो वह अवश्य आएगा, क्यों रोते हो, आप कब आए। इन शब्दों में अगर देखा जाए तो अवश्य, क्यों, कब, ये जो है क्रिया की रीति अर्थात ढंग को बता रहे हैं ये शब्द जो है, इसलिए यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकृति, निषेध। निषेध का तात्पर्य होता है मना करना। निषेध का मतलब यहाँ है मना करना या किसी चीज के लिए नकार देना। नकारात्मकता का भाव इससे आएगा, निषेध से। इसके बाद है आकस्मिकता। ये शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में पाए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। प्रकार हुआ, निश्चित हुआ, निश्चित हुआ, स्वीकृति हुआ, निषेध हुआ, आकस्मिकता हुआ, ये शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इन शब्दों से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी 6 भेद हैं। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है उसके भी 6 प्रकार हैं। पहला है विधि या प्रकारवाचक। विधि या प्रकारवाचक में देखें तो ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, शीघ्रता से, ये शब्द जो है वह विधि या प्रकारवाचक क्रिया विशेषण के में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक में देखा जाता है जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में, ये शब्द जो है वह निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गए। इसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में अगर देखा जाए तो शायद, कदाचित, संभवतः, ये शब्द जो आएंगे जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। देखिए, पहला एक दूसरा वाला है कि अगर पहला देखें तो विधि या प्रकार हो गया, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, तेजी से, शीघ्रता से, ये सब जो होगा वह विधि या प्रकार बताएगा। निश्चितवाचक में देखा जाए तो जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में, ये हो गया निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में देखा जाए तो शायद, कदाचित, संभवतः, ये शब्द जो है वह किसी कार्य की निश्चितता को प्रकट नहीं करते हैं, इससे अनिश्चितता का बोध होता है, यह है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद है करणवाचक।
कारणवाचक, कारणवाचक को अगर देखें तो क्यों, के कारण, इन शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहां कारणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। इसके बाद है निषेधवाचक। निषेधवाचक के बारे में पहले ही मैंने बताया था कि निषेध का मतलब होता है मना करना। तो जब मना करना निषेध का मतलब होता है तो ये निषेधवाचक में ना, नहीं, मत, इन शब्दों का प्रयोग होगा। और जहां इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखें तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, जब ये शब्द आएंगे तो इससे प्रश्नवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होगा। तो ये था रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 6 भेद: विधि या प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। अब आइए देखते हैं क्रिया विशेषण का जो तीसरा मुख्य भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें अगर, तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको। देखिए, जैसे उदाहरण में अगर देखें तो मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, वह दिन भर खेत में काम करता है, वह बार बार परीक्षा देता है पर उत्तीर्ण नहीं होता है, रचना अभी आने वाली है, कविता आजकल खूब पढ़ती है, वह अक्सर आता रहता है। इन वाक्यों में अगर देखा जाए तो प्रातःकाल, दिन भर, बार बार, अभी, आजकल, अक्सर, अगर इन शब्दों को देखें तो ये शब्द जो है वो क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं कि क्रिया किस समय में संपन्न हुई, इसका बोध करा रहे हैं। इसलिए यह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाएंगे, क्योंकि इनसे किसी क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चल रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 प्रकार हैं। पहला है समय संबंधी। इसके अंतर्गत देखें तो आजकल, परसों, सवेरे, प्रातःकाल, अभी, पहले, पीछे, अब, अभी, जब, कब, तब, ये शब्द जो है वह समय का बोध कराते हैं, इसलिए यह जो है समय संबंधी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा है अवधि संबंधी। अवधि संबंधी में देखा जाए तो दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार, सदा, ये शब्द जो है वह अवधि का बोध कराते हैं कि कोई कार्य कितने अवधि में संपन्न हुआ या कब से कब तक कोई कार्य किया गया। तो ये अवधि को बताते हैं, किसी किसी भी कार्य की समय सीमा को बताते हैं। तो ये अवधि संबंधी हो गए, जिसके अंतर्गत जहां ये शब्द आएंगे दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार या सदा, ये शब्द जो है वह अवधि संबंधी कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तीसरा है बारंबारता संबंधी। बारंबारता संबंधी में अगर देखा जाए तो बारंबारता का मतलब होता है जब कोई क्रिया बार बार की जाए, बार बार एक ही क्रिया को दोहराई जाए तो वो बारंबारता के बारंबारता संबंधी क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर, बार बार, ये शब्द जो है ये बारंबारता की ओर इंगित करते हैं। इसलिए ये जो शब्द है वो बारंबारता संबंधी क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार हैं: समय संबंधी, अवधि संबंधी, बारंबारता संबंधी। इसके बाद देखते हैं जो क्रिया विशेषण का चौथा मुख्य भेद है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चौथा जो भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में देखते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। वह खूब पढ़ रहा है, थोड़ा खेला भी करो, उतना खेलो जितना जरूरी है, बहुत पढ़ लिए, अब खेलो। इन वाक्यों में अगर देखा जाए तो खूब, उतना, थोड़ा, बहुत, ये शब्द जो है वह क्रिया के परिमाण या मात्रा की ओर इंगित करते हैं, इसलिए यह जो है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है इसके भी 5 प्रकार हैं।
पहला है अधिकतावाचक, दूसरा है न्यूनतावाचक, तीसरा है पर्याप्तवाचक, चौथा है तुलनावाचक और पांचवा है श्रेणीवाचक। इसमें देखिए अगर, तो पहला जो है अधिकतावाचक, इसमें अधिक, अत्यंत, अति, ज्यादा, खूब, इन शब्दों का प्रयोग जहां होता है वहां अधिकतावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। दूसरा जो है वह न्यूनतावाचक है। न्यूनतावाचक थोड़ा, जरा, कम, इस तरह का जो आएगा शब्द, तो वहां न्यूनतावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है पर्याप्तवाचक। काफी, काफी हो गया, पर्याप्त हो गया, ये जो शब्द हैं पर्याप्तवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं। काफी, पर्याप्त। यहाँ देखिए जो जरा है या कॉफी कॉफी नहीं, काफी है, काफी, ये जो है जरा और काफी, ये उर्दू फारसी के आगत शब्द हैं जो हिंदी में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। क्योंकि जरा देखें या काफी देखें तो फ और ज पे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता जहां प्रयुक्त होता है वह फारसी या अरबी में ही इसका प्रयोग होता है, उर्दू फारसी में प्रयोग होता है नुक्ता का। ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे शब्द अंग्रेजी से या उर्दू फारसी से जो है हिंदी में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो ये जो है वो आगत ध्वनियां हैं। तो इसको देखिएगा, ये जरा नहीं कहेंगे, जरा या काफी, फ बोलेंगे इसको। इस पे ध्यान दीजिएगा, पिछले उसमें हमने बताया था, इसके पहले की वीडियो में आप देखेंगे तो नुक्ता पे विशेष रूप से चर्चा हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया पर्याप्तवाचक, जिसमें काफी, पर्याप्त, इन शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा अगर देखें तो वह है तुलनावाचक। तुलनावाचक में देखें तो जितना, उतना, कितना, इतना, इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है वह तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद होता है। इसके बाद देखिए श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी, इन शब्दों का प्रयोग जहां होता है वह श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार होता है। ये था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसके 5 प्रकार थे। अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। अब देखते हैं, देखिए क्या होता है वाक्यों में जो है करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक जो होते हैं वह क्रिया विशेषण का काम करते हैं। किसी भी वाक्य में अगर देखेंगे तो कारक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक ये क्रिया विशेषण का काम करते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, आइए उदाहरण देखते हैं कुछ। वह कलम से लिखता है, तो ये हो गया करण कारक। मैं गुरु जी के लिए लाया हूं, ये हो गया संप्रदान कारक। वह पेड़ से गिर पड़ा, अपादान कारक हो गया। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये हो गया अधिकरण कारक। इस प्रकार देखिए करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइए अब देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। आइए इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। देखिए जब कई शब्दों का प्रयोग जो होता है वह परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे कि कम, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत आदि। अगर इनको देखा जाए तो ये शब्द किसी भी वस्तु के नाप तोल का बोध कराते हैं और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। परंतु जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। यही शब्द जब किसी क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जब ये परिमाण का बोध कराते हैं तब तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और जब यही शब्द किसी क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का बोध कराते हैं, तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। आइए देखते हैं दोनों को। जैसे देखिए अगर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखा जाए तो कब लड़के आए,
ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन इसी जगह पे अगर देखा जाए तो कम खाओ, ये कम शब्द जो है अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए कम खाओ तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कम लड़के आए ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कम खाओ ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से अगर काफी शब्द को देखा जाए तो काफी लोग जमा है, ठीक है। तो यहाँ ये शब्द जो है वह लोग जमा है, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और काफी पढ़ चुके अब आराम करो, पढ़ चुके अब आराम करो, तो ये हो गया, ये एक क्रिया की विशेषता को बताने लगा, तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ अगर देखें थोड़ा दूध देना, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ा पढ़ भी लिया करो, यहाँ क्रिया के बारे में चर्चा हो रही है, तो यह यहाँ जो ये थोड़ा शब्द प्रयोग हुआ वह थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके साथ ही अगर देखें उसके पास पर्याप्त धन है, तो ये पर्याप्त जो है वह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और यही पर्याप्त जब दूसरी तरफ अगर प्रयोग में देखा जाए तो पर्याप्त हंसा भी करो या पर्याप्त नींद लिया करो, कुछ भी आप ऐसे शब्द बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप दैनिक कार्यों में करते करते अगर इन उदाहरणों को देखेंगे तो भी बहुत सारी आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, काफी कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये पर्याप्त जो है वह काम की ओर इंगित करता है। पर्याप्त जो है यह यहाँ पे क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये थी आज की चर्चा। इसके साथ ही अगर देखते हैं कि क्रिया विशेषण की रचना, रचना की दृष्टि से अगर देखें तो क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। अभी तो ये क्रिया विशेषण के भेद थे, क्रिया विशेषण के चार भेद के बारे में हम लोगों ने देखा। मुख्य रूप से चार भेद है, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। और इससे भी इसके भी बहुत सारे उपभेद थे, उनके पे भी विशेष रूप से चर्चा हुई। जैसे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण को अगर देखा जाए तो इसके तीन भेद हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक, विस्तारवाचक। इसी के साथ अगर अगला देखें रीतिवाचक क्रिया विशेषण को देखें तो इसके भी छह भेद हैं, विधि या प्रकारवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद अगर देखें कि कालवाचक क्रिया विशेषण के भी तीन प्रकार हैं, समय संबंधी, अवधि संबंधी, बारंबारता संबंधी। अगला जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखें तो इसके भी पांच भेद थे, अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। इसी के साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक जो है वह क्रिया विशेषण के काम में आते हैं। इसके साथ हम लोगों ने परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर को भी जाने हैं। अब जानते हैं कि क्रिया विशेषण की रचना, रचना की दृष्टि से अगर देखें तो क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए मूल क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, शायद, ऊपर, नीचे, अचानक, ये शब्द जो है यह मूल क्रिया विशेषण है। और यौगिक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है या जो समास द्वारा बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अगर संज्ञा विशेषण, संज्ञा प्लस विशेषण देखें तो एक बार, एक साथ। प्रत्यय के योग से अगर देखें तो स्वभावतः, वस्तुतः। उपसर्ग के योग से अगर देखें तो प्रतिदिन, आजीवन, यथाशक्ति। यहाँ प्रति, ये यथा, ये जो है यह उपसर्ग का प्रयोग द्वारा हो रहा है। अगर इसके बाद देखें समास द्वारा, समास द्वारा तो रात दिन, जीवन भर। पांचवा है परसर्ग द्वारा, परसर्ग द्वारा अगर देखें तो ध्यान से, तेजी से, इस तरह के हो गए। इसके बाद है द्विरुक्त द्वारा, द्विरुक्त द्वारा अगर देखें तो धीरे धीरे, चुपके चुपके, ये शब्द आते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। इसके बाद है अनुकरणात्मक शब्दों की द्विरुक्ति से, इसमें है फटाफट, झटपट, ये शब्द जो है वह यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थी आज की चर्चा। अब देखते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर की बात अगर करें तो देखिए राम अच्छा लड़का है, ये हो गया विशेषण।
राम के लड़के की विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेषण हो गया। इसके बाद अगर देखें तो राम अच्छा गाता है, तो ये अच्छा गाता है जो होगा ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखा यह बात ठीक है, और बात ठीक ठीक है, अगर ये देखें तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। कमला सुंदर है, यह विशेषण हो गया। कमला सुंदर लिखती है, यह क्रिया विशेषण हो गया। चाकू तेज है, यह चाकू की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। इसी तरह से वह तेज भागता है, यहाँ जो ये तेज है ये क्रिया भागता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो यह क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार देखें तो ये रुपए थोड़े हैं, ये रुपयों की विशेषता बता रहा है, थोड़े हैं या ज्यादा है ऐसे कुछ भी कह सकते हैं आप, तो ये विशेषण हो गया। मुझे भी थोड़ा बोलने दो, यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। मेरे पास अधिक पुस्तकें हैं, विशेषण हो गया। तुम्हें अधिक श्रम करना चाहिए, यहाँ क्रिया के बारे में चर्चा हो रही है तो यह क्रिया विशेषण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए अच्छा, ठीक, सुंदर, तेज, थोड़ा, अधिक शब्द यही प्रयुक्त हो रहे हैं, विशेषण में भी यही प्रयुक्त होते हैं और क्रिया विशेषण में भी यही प्रयुक्त है। अंतर ये देखना है आप लोग को, इसमें ध्यान पूर्वक आप लोग विचार कीजिएगा। अपने ही दैनिक कार्यों में ही अगर विस्तार से आप लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें जो भी है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम है, सब कुछ आपके आसपास ही है। आप लोग उसके को अपनी दृष्टि को विस्तारित करके देखने का प्रयत्न करिएगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण अगर देखें, विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर के बारे में ही हमने बताया आपको, तो आप देखिए शब्द वही इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छा है, अच्छा, ठीक, सुंदर, तेज, थोड़ा, अधिक, शब्द यही जो है वो विशेषण में भी प्रयुक्त हो रहे हैं और क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। अंतर ये देखना है कि कहाँ कार्य की विशेषता बताई जा रही है और कहाँ वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये थी आज की चर्चा। अव्यय में अव्यय के अंतर्गत हम लोगों ने क्रिया विशेषण पर विशेष रूप से चर्चा की है। अब अगला वीडियो जो आएगा वह अव्यय के दूसरे भेद, संबंध बोधक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ अतिरिक्त जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।